माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये चलते जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला नहीं पता, नहीं पता तो ऐसा होता है। ओके, मैंने सिर्फ वो बाइनोमियल का 1 + x⁻n वाले फॉर्मूला में 1 + nx + nn−1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बस वो अप्लाई कर दिया है मैंने, इफ यू रिमेम्बर बाइनोमियल। ओके, और तो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एन के जगह पे -r डाल दिया, एक्स के जगह पे -x डाल दिया बस। ओके, और अगर किसी को नहीं पता तो ऐसा होता है। ओके, अभी के लिए यू कैन अज्यूम दैट। अब वैसे तो बच्चा बेचारा 10th से आता है तो उसको बहुत चीजें मालूम नहीं होती ना। सो 12th के एंड तक बहुत कुछ मालूम पड़ेगा तुम लोग को। ओके, 1 + r x + r+1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 4 माइनस साइन आएगा, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस, सेकंड ब्रैकेट से माइनस, थर्ड ब्रैकेट से माइनस, फोर्थ ब्रैकेट से माइनस, सो एवरीथिंग वुड बिकम पॉजिटिव। r+1 r+3/3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। ओके, so I can write this as 1 plus Rx. R+1 I can write it as R+1C2। मतलब इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? यस और नो? ओके, तो यू ऑल कैन गेस सिमिलरली आई कैन राइट दिस एज, ये गलत लिख दिया, R+2 आएगा इधर। आई कैन राइट दी नेक्स्ट टर्म एज R+2C3 x³। नाउ सी आई एम ट्राइंग टू राइट दी nth टर्म। तो nth टर्म लिखना कैसे है, ये देखो, इधर x³ है, मतलब x⁻n लिखना है मुझे। तो आई एम जस्ट शोइंग यू वन ऑब्जर्वेशन। सी, x⁻n। ओके, तो x³ है, तो इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 है। ओके, तो Cn आएगा यहाँ पे। ओके, और ऊपर यहाँ पे 3 है तो एक कम ऐड हो रहा है आर में, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो अगर n होगा तो n-1 ऐड होगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये मैंने टर्म कैसे लिखा? आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग एंड राइटिंग। ऑब्जर्व किया और लिख रहा हूं मैं। ओके, आई अगेन रिपीट व्हाट आई एम टेलिंग। इधर 3 है तो नीचे 3, ऊपर r+2, एक कम। इधर 2 था तो इधर 1 था, तो इधर n है तो ऊपर n-1 होगा। ओके, r+n-1। सो इज दिस पार्ट वेरी क्लियर? यस। ओके, आई वांट यू ऑल टू क्विकली राइट दीज 3 लाइंस। कम ऑन, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। सो आई कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n in 1 - x⁻r is coefficient of x⁻n in 1 - x⁻r is r+n-1 Cn। क्लियर है क्या ये?
यस। ओके। सी, मैंने ये एक्स रेज टू एन का टर्म, ये वाला टर्म देख के लिखा है। सो आई हैव रिटन द एक्स रेज टू एन का टर्म बाय सीइंग द येलो टर्म। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब देखा तो वहां पे एक्स रेज टू एन लिख दिया। फिर मैंने बोला क्यूब है तब नीचे थ्री है तो नीचे एन डाल दिया। फिर ऊपर आर प्लस एक कम है तो आर प्लस एक कम, एन से एक कम एन माइनस वन। अच्छा, थर्ड लाइन यू वांट। So basically, how do you calculate Genome 9C3? Do you write it as 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1? हाँ, तो बस ये अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख रहा हूँ मैं। तो आर प्लस वन इंटू आर अपॉन टू फैक्टर लिखा है तो आर प्लस वन सी टू लिख दिया। बस वैसे लिखा है मैंने, तो उसको सी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, कम ऑन, आई होप यू ऑल हैव फिनिश्ड दिस मच। अब देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन इन वन माइनस एक्स रेज टू माइनस आर इज दिस। कैन यू ऑल ऑल्सो राइट दिस एज, चलो ऐसे लिख के बता देता हूँ। डू यू नो दिस, एन सी आर इज एन सी आर माइनस वन। पता है ना ये? नहीं पता तो होता है ऐसा। ओके। ये पता होना चाहिए, बाइनोमियल में किया होगा। एंड नहीं पता तो जस्ट वेट फॉर बाइनोमियल टू गेट ओवर। हाँ, अब मैंने क्या किया ना, मैंने बस ऐसे लिख दिया ऊपर, ये आर को अंदर ले लिया, एन को बाहर ले लिया। सो यू ऑल नो वन थिंग, टेन सी टू कैन बी रिटन एज टेन सी एट। ओके, सो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गया अभी। ये, इसको मेमोराइज नहीं करना है, आई विल टेल यू हाउ टू रिमेम्बर दिस। बट इफ यू रिमेम्बर बेगर्स मेथड, एन आइडेंटिकल कॉइन्स एंड आर पर्सन्स, तो उसका रिजल्ट यही आ रहा था। तो आई वाज ट्राइंग टू गेट इट इन दैट फॉर्म। समझ रहा है कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? इफ यू रिमेम्बर द प्रीवियस लेक्चर, ओके, इफ यू रिमेम्बर द प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने बोला था एन आइडेंटिकल कॉइन्स एंड आर पर्सन्स। तो तुम लोग क्या करते हो, पहले आर माइनस वन सी आर माइनस वन लिख देते हो और फिर प्लस एन कर देते हो। ओके, तो बस आई एम ट्राइंग टू गेट दिस इन दैट फॉर्म, बस। सो दिस इज वन मोर अप्रोच टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। और इस अप्रोच से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इजी हो जाता है। सो इफ यू डोंट नो दिस अप्रोच इट इज फाइन, बिकॉज स्टूडेंट्स इनिशियली आर नॉट कंफर्टेबल विथ मल्टीनोमियल थ्योरम, बट एज यू गो डाउन द लाइन ना, तब तुम लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, मल्टीनोमियल वाला। ओके, इतना हो गया कॉपी, ये येलो बॉक्स तक। इज इट वेरी क्लियर? यस। सो अब मैं तुम लोग को शॉर्ट में लिख के देता हूँ। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन इन वन माइनस एक्स रेज टू माइनस आर इज, क्या करने का, इधर जो भी नम मतलब पावर होगा ना उसका माइनस साइन भूल जा, और आर माइनस वन सी आर माइनस वन लिख दे। ओके, फिर यहाँ पे एक्स का जो भी पावर होगा वो ऐड कर दो। तो
x का पावर ऐड कर दिया बस. दैट इज आर इज दिस. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 माइनस x रेज टू माइनस 3, सो यू ऑल कैन गेस. तो मैंने बोला जो भी r है वो एक कम करके लिख दो. अरे 3 - 1 3 - 1, सॉरी. और x पे जो भी पावर है वो ऐड कर दो. ओके. तो ये बॉक्स इधर बॉक्स बना देता हूँ. नाउ सपोज आई गिव यू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 माइनस x की पावर -5. कम ऑन ट्राई दिस. यस अंश. ध्रुवंग आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जांपल, तो इसलिए मैंने रेस टू -5 लिख दिया. ऐसा जरूरी नहीं कि -3 लेना है. मैं तो रैंडमली एग्जांपल्स लिख रहा हूँ बस. जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ऑब्वियसली दे नेवर आस्क यू कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7 इन 1 माइनस x रेज टू -5 क्या है. ये तो अपने को प्रॉब्लम्स में यूज करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुमको लिखना आना चाहिए. ओके. तो ये कितना आएगा? 5 - 1 c 5 - 1 +7. नहीं, ये फॉर्मूला, ये जो पावर का नेगेटिव साइन मैंने इंक्लूड नहीं किया. इफ यू सी द हाइलाइटेड पार्ट, मैंने सिर्फ आर इंक्लूड किया है. नेगेटिव भूल जा. ओके. सो यू कैन मार्क दिस एज स्टार. ये पता होना चाहिए तुम लोग को. अब ये क्लियर है क्या कैसे लिखना है? एक दो और दूं क्या तुम लोग को लिखने के लिए? कम ऑन, राइट दिस. कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6 इन 1 माइनस x रेज टू -11. 16c10 is correct. बस ये कर लो एक लास्ट, फिर मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ. तो ये आएगा 17 - 1c 17 - 1 +20. So we get 36c 16. Okay, coefficient of x raised to 9 in 1 plus x raised to 15 plus x raised to 7.
हाँ, अब अगर मैं तुमको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इन दिस पूछूं, ओके, तो इसमें अब ये नॉर्मल बाइनोमियल में गया, मतलब ये मैंने पॉजिटिव पावर लिखा है जानबूझ के, यहाँ पे 1 + x रेज टू 15 है, 1 + x रेज टू -15 नहीं है। ओके, तो इसमें तो अपने को सीधा सीधा पता है, इसमें x रेज टू 9 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 15c9। यस और नो? हाँ या ना? अगर नहीं पता तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन तुम्हारे लिए लिख देता हूँ कि 1 + x रेज टू n is 1 + nx, or I'll not write nx, I'll write nc1x, nc2x square, nc3x cube, dot dot dot, 1 + nc1x, nc2x square, nc3x cube, nc4x raised to 4. Okay, so coefficient of x raised to 9 in this, तो रेज टू 15 है तो 15c9 हो जाएगा, और यहाँ से x रेज टू 9 का कोएफिशिएंट +4। हाँ, यस यस, ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ पीएनसी ओनली, ये बस ये कभी कभी हम लोग बाइनोमियल में भी सिखा देते हैं, सो इन बाइनोमियल आल्सो दिस विल कम, तो वहां पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये पार्ट। वेयर टू यूज दिस इन पीएनसी? अबे वो उसके लिए पेशेंस रख, मेरे को तो ऐसे पागल कुत्ते ने नहीं काटा ना कि ऐसे आके पढ़ा दूंगा ये। आई ऑल क्लियर विद दिस लास्ट लाइन, आई विल इरेज दैट लास्ट लाइन। ओके, वो मैंने तुम्हारे सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा था कि मैं इस लाइन से ये ऊपर वाला पार्ट लिख रहा हूँ। x रेज टू 7 क्या है? बस एक टर्म है x रेज टू 7। मैंने तुमने से कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इस एक्सप्रेशन में मांगा, तो उसमें x रेज टू 7 आ रहा है, तो वी कांट हेल्प इट। ओके, वो अफेक्ट नहीं करेगा x रेज टू 9 के कोएफिशिएंट को। यस रियांश, आई विल टेक मोर एग्जांपल्स सो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। अब अगर मैं लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इन 1 + x रेज टू 15 +x रेज टू 7 +4x9 +1 + x रेज टू 8, तो कैन एनीवन टेल मी द आंसर? यस, आंसर वुड बी सेम, बिकॉज इसमें से तो x रेज टू 9 निकल ही नहीं सकता, इसमें हाईएस्ट पावर ही x रेज टू 8 रहेगा। ओके, और x रेज टू 7 तो मेरे कुछ काम का है नहीं। आंसर फिर से 15c9 +4। क्लियर है क्या ये? हाँ, अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इन, ये मैंने देखो 1 + x रेज टू 8 ऐड किया, उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। इफ आई ऐड सपोज x रेज टू 16, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या कोइफिशिएंट पे? नो, अगेन द आंसर वुड बी सेम। सो इफ आई एम एडिंग हायर पावर्स तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैंने एक बाइनोमियल ऐड कर दिया 1 + x रेज टू उस पावर से कम, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आते जाएगा। ओके, अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये तुम लोग को सम्स में समझेगा। ओके,
सर 1 + x⁴ में चेंज होगा. हाँ, ऑब्वियसली इफ यू ऐड सपोज सच अ टर्म, तो इसमें से तो x⁹ जनरेट होगा. ओके, तो फिर वो चेंज हो जाएगा आंसर तुम्हारा. 18C9 भी आएगा फिर उसमें. ओके, तो इसमें चेंज होगा. बट अगर तू 1 + x⁴ ऐड करेगा, 6 ऐड करेगा, तो उससे चेंज नहीं होगा. ओके, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ 1 + x⁴ 1 + x⁴ अब देखो, हाँ, सी, लेट, अब काम की बात करते हैं. लेट n identical objects are to be distributed amongst r persons. Then number of ways is equal to number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3 dot 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 xr इक्वल टू n. ये होगा ना. अब मतलब मैं तुम लोग को ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, कंसिडर दिस एज r पर्सन एंड n आइडेंटिकल कॉइन्स, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना. ये ऐसे अपने सम लास्ट लेक्चर में किए थे. x + y + z = 30, और such sums you are done. So I am telling ki if there are n identical objects to be distributed amongst r person, then number of ways is equivalent to saying ki number of non-integral solutions of this expression. Okay, getting it? तो ऐसा क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज देखो, ऐसा क्यों बोल सकते हैं अपन, क्योंकि देर माइट बी अ केस जहां पे इसको सपोज 2 कॉइन मिल गए, इसको 1 मिल गया, इसको कुछ नहीं मिला, और इसको n-3 कॉइन्स मिल गया, और बाकी सबको भी 0 0 0 मिला है. ओके, सो इज दिस अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो मैंने नीचे नंबर्स लिखा है, दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट दे आर गेटिंग इंडिविजुअली. x1 is getting 2 coins, x2 is getting 1 coin, और बाकी सबको 0 मिला, और लास्ट वाले को n-3 coins मिल गया. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रीन में लिखता हूँ, इसको 0 दे दो, इसको इसको n coins, 0 0 0 0, सबको 0. ओके, हाँ वैलिड है. क्या ये ग्रीन वाला केस वैलिड है? वैलिड है. तो इसीलिए ऐसा लिखना बराबर है या गलत है, जो मैंने ग्रीन ब्रैकेट में डाला है? राइट है, यस. सो कम ऑन, कॉपी दिस मच. ओके, and then see, let n identical objects are to be distributed amongst r person, then number of ways equal to number of non-negative integer solution of this, which in turn is equal to coefficient of x raised to n in 1 minus x raised to minus r. Is this a valid point or an invalid point?
जो मैंने ब्लू में लिखा है वो समझा गया। मैं बोल रहा हूँ कि लेट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द आर पर्सन, द नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू सेम एज नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन ऑफ दिस, and then I'm telling which in turn is equal to the coefficient of x raised to n in 1 minus x raised to minus r. अबे हाउ क्यों पूछ रहा है ऊपर इतना? अभी मैंने पूरा रामायण उसके लिए तो बताया था ये सब, कि कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n in 1 minus x raised to minus r is this. प्रूफ कर दिया भाई वो ऊपर, इसलिए सब क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड बना रहा, माहौल बना रहा था उसका मैं। तो भी नहीं समझ पाए तो फिर तो भाई लोचे फिर बहुत बड़े। इज इट क्लियर? आई ऑल एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ये लास्ट लेक्चर में तुम लोग ने ये कर दिया, एन आइडेंटिकल कॉइन्स को आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका आंसर क्या आता है? R-1 C R-1 प्लस एन। और अभी मैंने बस एक ब्लू लाइन क्यों लिख दिया? बिकॉज ऊपर प्रूफ किया मैंने वो। ओके। ध्रुवंग ब्लैक में क्या एक्सप्लेन करूँ? ये जो ग्रीन ब्रैकेट डाला है वो, मैंने तो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन लिखा है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है आर पर्सन में, तो दैट इज सेम एज राइटिंग दिस। ओके, एंड देन आई एम टेलिंग कि इट इज इन टर्न इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n in 1 minus x raised to minus r. ओके। अब है ना कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n निकालते हैं अपन वापस। ओके, एक अलग मेथड बताता हूँ तुम लोग को। मैंने ऊपर ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n इन दिस एक्सप्रेशन। अब और एक अप्रोच बता रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n इन, अब देखो, x1 को मैं कितने ऑब्जेक्ट्स दे सकता हूँ? 0 दे सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, या तो सारे के सारे n भी दे सकता हूँ। यस और नो? यस। 0 नहीं, 1 क्यों, 0 भी तो दे सकता हूँ। 0 1 2 3 4 5। तो मैंने है ना x1 को, x1 के पास जो ऑप्शन है ना उनको ऐसे लिख दिया, उसको 0 ऑब्जेक्ट मिल सकता है, या फिर उसको एक ऑब्जेक्ट मिल सकता है, या फिर उसको दो ऑब्जेक्ट मिल सकता है, या फिर उसको तीन ऑब्जेक्ट मिल सकता है, या फिर उसको सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। ओके। क्या ये सेम चीज x2 के लिए भी लागू होगा, वैलिड होगा? बिल्कुल होगा। x2 को भी 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, या सारे के सारे n मिल सकते हैं। ओके, x3 के लिए भी तो सेम ही होगा। और ऐसे करते 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 r ब्रैकेट्स आ जाएगा, xr के लिए लिखते हैं। ओके, उसके लिए भी ये सेम चीज होगा। ओके, x रेस टू r। ठीक है। ये क्लियर है क्या क्या किया मैंने? इसको लिख देता हूँ r ब्रैकेट्स, मतलब ये बड़े ब्रैकेट के अंदर टोटल r ब्रैकेट्स। ओके, नाउ इफ यू वांट आई कैन मतलब शो यू दिस केस। x1 को 2 मिला, मतलब यहाँ से तुमने x स्क्वायर उठाया, यहाँ से तुमने x1 उठाया, फिर यहाँ से x0 उठाया, फिर बाकी सब में से भी x0 उठाया, और यहाँ से n-3 उठाया। n-3 इधर किधर तो आएगा। तो ऐसा करते करते अपने को x रेज टू n मिल गया। अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब x रेज टू n जनरेट करने का एक ही कॉम्बिनेशन थोड़ी है, ये ग्रीन वाला भी तो हो सकता है। ग्रीन वाले में क्या किया?
चलो ग्रीन से मार्क करता हूँ, इसको जीरो दिया, इसको जीरो दिया, इसको जीरो दिया, और लास्ट वाले को एन दे दिया मैंने। आई यू ऑल गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग? समझ रहा है क्या कुछ? थोड़ा डीप है हाँ ये। So I'm erasing all the circles. So I hope this is clear. लास्ट वाले को n की सेकंड को n, मैंने अभी जो ग्रीन मार्क किया था उसमें सेकंड वाले को n दिया था और बाकी सबको जीरो दिया था। ओके। नीति, अगर तेरे को इस एक्सपांशन में से x रेज टू n का कोएफिशिएंट बनाना है तो हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन डू दैट इन लाइक, पहले में से जीरो निकाल ले, सेकंड में से n निकाल ले, बाकी सब में से जीरो निकालना पड़ेगा x रेज टू n निकालने के लिए। और यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन, अगर इसमें से सपोज टू निकाला, इसमें से कुछ नहीं निकाला, इसमें से भी टू निकाला, फिर लास्ट वाले में बाकी सब में से जीरो निकाला, एक्स रेज टू जीरो, तो लास्ट वाले में से फिर तेरे को n-4 निकालना पड़ेगा, ऐसा। सो यू हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, सारे केसेस बन जाएंगे, जितने पॉसिबल है सारे बन जाएंगे। ओके, अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? इट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू n इन, अब ये सारे ब्रैकेट सेम ही तो है, तो उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, वन प्लस एक्स प्लस वन, मतलब एक्स रेज टू जीरो, तो उसको वन लिख दिया मैंने, रेज टू आर। चलेगा क्या? यस। अच्छा, अब मैंने कुछ मोमेंट्स बैक तुम लोग को एक चीज बताया था। अब अगर मैं इसमें सपोज n+1 से ज्यादा, सॉरी n से ज्यादा पावर ऐड करूँ तो चलेगा क्या? कुछ प्रॉब्लम है तुम लोग को? n+2 कर दिया, मतलब आंसर को कुछ अफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना? आंसर को अफेक्ट नहीं होगा ना? यहाँ पे किया था ना किधर तो, मैंने एक्स रेज टू 16 ऐड कर दिया था, एक्स रेज टू 9 का कोएफिशिएंट ढूंढना था तो। ओके, नहीं एन तो एक नंबर है ना, एन तो एक नंबर है, अब मैं इनफाइनाइट टर्म्स भी ले सकता हूँ ना, मैंने इनफाइनाइट टर्म्स ले लिया, अपनी मर्जी, अपन चलते ही गए, एक्स रेज टू n+1 n+2, ऐसा करते करते मैंने इनफाइनाइट टर्म्स ले लिया। ओके, मैथमेटिकली इट इज नॉट रॉन्ग राइट, सेम ही है, तुम लोग को तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू n निकालना है, वो मिल जाएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, जो इस लाइन से आ रहा है वही इस लाइन से भी आएगा। ध्रुवांक, बट यू विल नॉट सिलेक्ट n+1, मतलब तेरे को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू n चाहिए तो तू कोई ब्रैकेट से n+1 क्यों सिलेक्ट करेगा? ओके, आई एम टेलिंग कि इसमें अगर जैसे, अगर तुम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ ऊपर क्या बताया था, ये देखो नंबर से बता दो तो और क्लैरिटी आएगा। हाँ, सी वी वर फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू n, तो मैंने एक्स रेज टू 16 ऐड किया था, अब मैं अगर एक्स रेज टू 100 भी ऐड करता इसमें तो भी आंसर थोड़ी चेंज होता, ये सेम ही रहता ना आंसर, एक्स रेज टू 200 ऐड करता तो भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, आंसर सेम होता, यस और नो? तो हायर पावर ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। ओके, तो मैंने बस क्या किया है अभी, एक्स रेज टू एन चाहिए तो मैंने उससे ज्यादा पावर्स वाले मैंने उससे ज्यादा पावर्स वाले टर्म्स ऐड कर दिए, तो इट विल नॉट अफेक्ट माय आंसर, वन, इट वोंट अफेक्ट राइट। मैं ऊपर वही तो बता रहा हूँ, अगर एक्स रेज टू 18 भी ऐड करूँ तो नहीं होगा ना, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में। ओके, so I hope you all understand this. So now this is a formula for infinite GP.
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो ये तो 1/1 - x। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ओके, तो बस ये तो अपन ने अभी अभी देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन दिस इज इक्वल टू r-1 c r-1 प्लस n। तो ये इसका ऐसा वाला अप्रोच। ओके, तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने इसका बाइनोमियल से अप्रोच इसको बाइनोमियल से अप्रोच किया था। अब इसको मैं इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, एंड देन वी आर अप्लाइंग अभी जो आज सीखा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n 9 इन 1 - x रेज टू -6 टाइप्स चीज। ओके, वो अप्लाई करके ये आ गया। व्हेन आई डू अ प्रॉब्लम तो तुम लोग को उसका फील आएगा कि ये क्यों मैंने मेथड बताया मल्टीनॉमियल का। ओके, और अगर ये सब नहीं समझा है ना, ये सब अ, तो ये सब प्रूफ तो चलेगा, नहीं पता है तो भी। बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इफ यू जस्ट रीड थ्रू इट ना यू विल अंडरस्टैंड। अगर लेक्चर ध्यान से सुना है तो समझ जाएगा। हाँ, ये जीपी हुआ ना, 1 + x + x² + x³ अप टू इन्फिनिटी, दिस इज अ जीपी। चलो एक सम करते हैं ना, तो फिर तुम लोग को फील आएगा इसका। करूँ सम? जब तक सम नहीं करा होगा ना, यू वॉन्ट गेट दैट फील। चलो तुम्हारा देखा हुआ सम ही करता हूं मैं। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 letters from the word Mississippi। ओके, तो फ्लैशबैक में पहुंच गए, बट अब मैसेज ये मेथड चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो एक m है, 4s है मेरे पास, 4i है, 2p है। ओके, ऐसा कुछ है मिसिसिपी। ओके, तो एक m है मतलब मैं या तो m से कुछ भी ना लूं, या तो एक m ले लूं। यस और नो? 4s है मतलब मैं कुछ भी ना लूं, या तो एक s ले लूं, दो ले लूं, तीन ले लूं, या तो चार ले लूं। आई के लिए भी सेम होगा, तो स्क्वायर डाल दिया। 2p है मतलब कुछ भी ना लूं, एक ले लूं या दोनों ले लूं। यस, ये क्लियर है क्या? ये क्या लिखा है मैंने? यस, तो नाउ अपने को कितने अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं? 5। तो टू सिलेक्ट 5 letters means to find coefficient of x raised to 5 in ओके, टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 इन दिस एक्सप्रेशन। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? Understand each and every line, because if you all remember the method we used to solve such problems, number of ways to select 5 letters from the word Mississippi, तो उसका अप्रोच थोड़ा लेंदी था, यहाँ से थोड़ा छोटा हो जाता है इसका अप्रोच इस मेथड से। सर ऊपर का रिपीट करो। अबे मिसिसिपी में एक m 4s 4i और 2p है,
तो मैं बोल रहा हूँ 1 m, तो या तो तू 0 m ले सकता है या तो 1 m ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, इसलिए इस ब्रैकेट में इतने टर्म है। 4s के लिए या तो तू 0 ले सकता है, मतलब एस ले ही मत, या तो 1s ले, 2s ले, 3s ले, 4s ले। आई के लिए भी सेम ही आएगा, तो इसलिए मैंने स्क्वायर डाल दिया। और 2p है तो यू कैन मेक 0 सिलेक्शन ऑफ p, 1 सिलेक्शन ऑफ p एंड और 2 सिलेक्शन ऑफ p। ओके। हाँ अब देखो, अब इसमें ना वी आर आवर मेन गोल इज टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5। तो अब मैं सारे जीपी सॉल्व करने लग जाता हूँ। पहला जीपी है, बिल्कुल है। तो ये तो सीधा ये तो 1 + x ही आएगा। और इसको अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं। ए 1 - x² अपॉन 1 - x। ऐसा लिख सकता हूँ इसको? नहीं, अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपन इसको जीपी के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 5 टर्म है, तो 1 - x रेज टू n अपॉन 1 - x। ए 1 - r रेज टू n अपॉन 1 - r। आई एम यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ जीपी। ओके। तो मैंने हर एक टर्म को इंडिविजुअल जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, जीपी नहीं हुआ है क्या अभी तक? अरे यार। सो ओके, आई क्विकली राइट अ फॉर्मूला। ए ar ar² ar4 and so on up to arn - 1। ओके। तो इसमें अगर मेरे को सबको ऐड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए 1 - r रेज टू n अपॉन 1 - r। ओके, ये एक फॉर्मूला है। अब जीपी कैसे देखते, तो जीपी कैसे पता चलेगा? तो एपी में तुम लोग डिफरेंस लेते हो, यहाँ पे तुम लोग रेशियो लेके देखो, रेशियोज अगर सेम आ रहा है सो दैट इज योर कॉमन रेशियो। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, बिकॉज आई थॉट कि जीपी पता है तुम लोग को। ओके। सो या दिस इज द फॉर्मूला। डू यू ऑल हैव यू ऑल सीन दिस फॉर्मूला और आई ऑल सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? अरे बाप रे, फर्स्ट टाइम देखा क्या ये? ओ ओ ओ, सो वेट, आई राइट दिस। ए इज द फर्स्ट टर्म, ये सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। आर इज कॉमन रेशियो। बट फॉर्मूला समझा गया क्या हुआ? फर्स्ट टर्म जो भी होगा वो 1 - r रेज टू n। आर इज द कॉमन रेशियो, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, अपॉन 1 - r। ओके। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं अपन? दिस अपॉन दिस, तो आर, दिस अपॉन दिस, तो ar² अपॉन AR, ए कट आर कट, तो आर बचेगा। दिस अपॉन दिस। क्लियर है क्या ये? ऐसे करते करते जो आएगा दैट इज अ कॉमन रेशियो। अभी भी नहीं समझ रहा तो ये मेथड से सम मत करना फिर। ओके, यू कैन लीव इट फॉर टाइम बी। अभी सिर्फ नोट्स बनाते जाओ, और बाद में जीपी खत्म होने के बाद यू कैन रिवाइज।
मिडिल वाले पे स्क्वायर होगा। मिडिल वाले पे, हाँ मिडिल वाले पे स्क्वायर होगा, यस यस यस, ये स्क्वायर में आएगा। बिल्कुल सही। बिकॉज दो टर्म्स है ना यहाँ पे। तो वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, बट इधर से दो वन माइनस एक्स आएगा तो ये रेस टू फोर। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर ले तो कितना मिलेगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू फाइव। ओके, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई, राइट, तो एक्स रेज टू टेन के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेट, मतलब अपने को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू फाइव चाहिए। ओके, तो एक्स रेज टू टेन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फायदा नहीं होगा कोई भी टर्म को, तो मैं एक्स रेज टू टेन को डिस्कार्ड कर देता हूँ यहाँ से। ये टर्म कैंसिल क्यों किया? बिकॉज इफ आई मल्टीप्लाई दीज टर्म्स बाय एक्स रेज टू टेन, इसको इसको इसको, तो एक्स रेज टू फाइव से तो पावर ऊपर ही जाएगा, तो वो टर्म्स काम के ही नहीं अपने, मेरे को तो एक्स रेज टू फाइव का कोएफिशिएंट ढूंढना है। समझ रहा है क्या कुछ? तो इसलिए वो टर्म डिस्कार्ड कर दिया मैंने। अब क्या होगा? अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू फाइव इन, अब वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया और वन को इसके साथ भी, सॉरी, वन को टू रेज टू एक्स फाइव के साथ भी मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्वायर को उसके साथ किया, फिर एक्स क्यूब को किया, फिर एक्स क्यूब को उसके साथ भी किया मल्टीप्लाई, फिर एक्स रेज टू फाइव, और ये टू एक्स टेन। ये सब अनवांटेड टर्म्स हैं, करो डिस्कार्ड सबको, बिकॉज एक्स रेज टू फाइव मिलेगा ही नहीं वहां से, तो उन सब हटा दिया मैंने। अब ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। हाँ, अब इसमें से तुम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू फाइव चाहिए, तो ठीक है, फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन प्लस फाइव। ओके, माइनस सी, यहाँ पे इसके साथ हमेशा एक एक्स स्क्वायर चिपका हुआ है। ओके, टू एक्स रेज टू फाइव। अब ये टू एक्स रेज टू फाइव और ये ऐड होके मैंने माइनस एक्स रेज टू फाइव लिख दिया ना। ये कौन पूछ रहा है? जैनम, ध्यान नहीं है क्या? हाँ, वेर वॉज आई, हाँ मैं बोल रहा था वन माइनस एक्स रेज टू माइनस फोर के साथ एक्स स्क्वायर हमेशा चिपका हुआ है। तो अब
ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 निकालने के लिए 1 माइनस एक्स रेज टू -4 से कितना निकालना पड़ेगा पावर? आई अगेन रिपीट, आई एम टेलिंग 1 माइनस एक्स रेज टू -4 के बाहर हमेशा एक एक्स स्क्वायर चिपका हुआ है, तो मुझे ओवरऑल कोएफिशिएंट एक्स रेज टू 5 चाहिए, तो अंदर से कितना निकालोगे तुम लोग? यस, रेज टू 3 निकालोगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो इससे रेज टू 3 निकालोगे मतलब कितना आएगा ये? 4 - 1 सी 4 - 1 +3। अब एक्स क्यूब, तो इस ब्रैकेट से कितना निकालोगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर चाहिए ना अपने को, तो 2 आएगा इधर। और लास्ट ब्रैकेट से क्या निकालोगे? 1 निकालोगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 0 निकालोगे, सॉरी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 0, तो 1 ही होगा। So this is your final answer. मतलब ultimately you have to simplify this. So 8c3 minus 6c3 minus 5c3 -1. ओके सर, लास्ट स्टेप नहीं समझा। बट लास्ट स्टेप में क्या नहीं समझा, वो बता। अब देख, तेरे को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 निकालना है, तो हर एक टर्म अलग अलग टर्म है। बिकॉज ये पहले वाले टर्म में बाहर कुछ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो इससे एक्स रेज टू 5 निकालना है, तो ये अप्रोच पता है। ओके, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज टू -4 के साथ हमेशा एक एक्स स्क्वायर चिपका हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा। और ये आएगा, बस। सर वो मेथड इससे इजी नहीं थी। अरे वो तुम लोग को इजी लग रहा है बिकॉज उसमें तुम लोग ने कर लिया ना वो मेथड से, इसीलिए। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टेक्निक। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ, तो शायद तुम लोग को लग रहा होगा टाइम लग रहा है, बट ये बहुत इजी है अप्रोच। और इससे तुम लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, वो मैं बताता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट सब मैं बताता हूँ मैं। करेगा अगला सम, जल्दी जल्दी। ये हो गया सबका कॉपी।
Priyansh, are you done? Come on, let's take the next sum. A student can score max 100 marks in PCM each. Then find number of ways in which he can in which he can score a total of 190 marks, मतलब उसको टोटल 190 मार्क्स कंबाइंड आना चाहिए while getting फिजिक्स में लगभग इस रेंज में आ सकता है, मतलब इतना आना ही चाहिए, मैथ्स में इतना आना चाहिए एंड केम में इतना आना चाहिए. Okay. Now let us do this sum. A student can score a maximum of 100 marks in PCM each, then find the number of ways in which he can score a total of 190 marks while getting 50 to 80 in physics, chem and maths. Okay. तो उसको क्या चाहिए, एक्स पी प्लस एक्स सी प्लस एक्स एम में कंबाइन 190 होना चाहिए. ओके, तीन सब्जेक्ट में मिलके इतना होना चाहिए, बट कंडीशन है हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे दिया. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 190 इन फिजिक्स में कितना आ सकता है, 50, 51 आ सकता है, 52 आ सकता है, या फिर 80 आ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं. समझ रहे क्या ये मैंने कैसे लिखा, ये x50 x51 x52. ओके. सिमिलरली कैम में भी इतना ही आ सकता है. इसमें अगर बेगर मेथड लगाएगा ना, मतलब इफ यू रिमेम्बर द लास्ट लेक्चर मैंने एक सम किया था जहाँ पे ए पे कंडीशंस था, तो देन वी वर सब्ट्रैक्टिंग केसेस. तो इसमें तीन चीजों पे कंस्ट्रेंट्स है, तो यहाँ पे ऐसे सम्स में दिस मेथड वुड वर्क वेरी नाइसली. ओके. डू यू ऑल रिमेम्बर दिस? आई स्क्रॉल अप. एक सम, तो एक था तब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, अब तीनों पे कंस्ट्रेंट डाल दिया तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके. सो ऐसे सम्स को, मतलब ये अब जब कंडीशन ज्यादा आ जाती है ना, तो दिस मेथड बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल. ओके. और अगर उससे करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ओके. ओके, सम आर टेलिंग वॉइस इज क्रैकिंग, सो एम आई ऑडिबल? यस.
बीच में गया था, तो अब वो इंडिया में पैसा ज्यादा दे के भी ऐसा ही नेट मिलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कैन यू रिपीट? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 190 इन, तो टोटल मार्क्स तो 190 है, और फिजिक्स में 50 और 80 के बीच में चाहिए, तो मैंने इसलिए एक्स के पावर्स 50, 51, 52 से लेके 80 तक गया। कैम में भी वही किया, मैथ्स में भी वही किया, तो वी गॉट 3 ब्रैकेट्स। ओके, क्लियर है क्या ये? अब क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। हाँ, रेस टू 3 लिखता हूँ मैं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। अबे क्यूब कर दूंगा, अगर मैं डायरेक्ट करता ना तो तुम लोग बोलते क्यूब कहाँ से आ गया, क्यूब कहाँ से आ गया, एक स्टेप अभी लिख दिया तो बोल रहे क्यूब करो, क्यूब करो। सर पहले से हमसे कुछ कंपेयर कर रहे थे। तो आई वाज टेलिंग कि लास्ट लेक्चर में जो बोल रहे ना बेगर्स मेथड से कर सकते हैं, तो बेगर्स मेथड में देयर वाज वन सम। हाँ, ये वाला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे सिर्फ ए पे रेस्ट्रिक्शन था और बहुत कुछ करना पड़ गया अपने को। तो आई एम टेलिंग कि अगर ए बी सी तीनों पे कंस्ट्रेंट होता तो वो केसेस सोच ही नहीं पाते तुम लोग उतना। सो इन सच केसेस ये मेथड अगर पता होगा ना तो इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है अपने को। जैसे अब मैंने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सबका अलग अलग ब्रैकेट लेके ऐसा लिख दिया। अब अभी तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है कि सबको 50 टू 80, 50 टू 80, बट इट कुड बी 60 टू 90 ऑल्सो। ओके, सो दैट इज फाइन। तो अब कंबाइंड स्कोर 190 आना चाहिए, राइट? तो चलो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। कैन आई पुल आउट एक्स रेज टू 50 फ्रॉम द ब्रैकेट? तो एक्स रेज टू 150, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एक्स रेज टू 30। एक्स रेज टू 50 निकाला मैंने ब्रैकेट से, तो इससे वो एक्स रेज टू 150 हो गया। क्लियर है क्या ये? एक्स रेज टू 50 का क्यूब इज एक्स रेज टू 150, इसीलिए एक्स रेज टू 150 आया है बार। ओके, और अब इस पे ये लगेगा जीपी। ये तुम्हारा जीपी हो गया, जीपी। ए 1 - r रेज टू n, बिकॉज देर आर 31 टर्म्स, ये एक्स रेज टू 0 से लेके 30 तक जा रहा है, ये एक्स रेज टू 0 हो गया। तो 0 से लेके 30 मतलब 31 टर्म्स है, ऑन 1 - r। और ये रेज टू 3 होगा। अब a माइनस बी द होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3
ए बी स्क्वायर प्लस सॉरी 3a² बी, हाँ, प्लस 3ab² माइनस b³ ओके। तो सिया x⁻150 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है हर एक टर्म के साथ। तो x⁻150 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, x⁻62 के साथ, तो तुम लोग 190 क्रॉस कर दोगे तुम लोग। ओके, अब मेरे को सिर्फ मतलब आई ऑल गेटिंग वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻190। अच्छा, मैं डायरेक्टली कैंसिल नहीं करता अगर नहीं समझता तो। नहीं, बट समझना चाहिए। x⁻93 इंटू x⁻150 भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दे। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻190 इन ये 150 इंटू दिस माइनस 3 टाइम्स x⁻181। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻190 इन ऐसा आएगा 181, 1 माइनस x⁻−3। ओके, अब सोचते हैं इसका। 190 चाहिए अपने को, तो यहाँ से कितना निकालना है, 40 निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻40। और यहाँ से कितना निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻9। ओके, तो बस हो गया खत्म। 3 - 1 सी 3 - 1 प्लस 40, और ये 3 टाइम्स -3 टाइम्स 9 चाहिए ना यहाँ पे। बस ये अपना फाइनल आंसर। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फर्दर, यहाँ पे छोड़ सकते हो तुम लोग। ओके, मैंने साइन में कुछ गड़बड़ की है। साइन में गड़बड़ 1 -3a²b। नो नो, इट्स प्रॉपर। सर ब्लू वाला नहीं समझा। अभी ब्लू वाला क्या नहीं समझा, x⁻190 चाहिए तो इसके साथ x⁻150 चिपका हुआ है, तो इसलिए x⁻40 निकाला। वन शब्द समझा कि अभी भी नहीं समझा, और यहाँ पे इसके साथ 181 चिपका हुआ है, तो अपने को इसमें से सिर्फ x⁻9 का जरूरत है। कम ऑन, लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम। 42c2 प्लस, आपने वो कट कैसे किया, कट इसीलिए किया बिकॉज x⁻150 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो 150 प्लस 62 आ जाएगा ना, तो 190 क्रॉस हो जाएगा, तो 190 के बहुत ऊपर चले जाएगा, तो वो टर्म्स डिस्कार्ड कर दिए मैंने। ओके, come on, let us quickly do the second part of the problem. Getting a total of 190 while
having at least 50 in each subject. यस पार्थ 17 50 से 100 पावर लेना होगा अब. समीक्षा, आर यू डन विद दिस? यस. हाँ तो अब इसमें है, इसमें ऐसा आ जाएगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 190 इन x 50 51 52 डॉट 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 का क्यूब. ओके, 50 बाहर निकाल ले, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 190 इन 150. अच्छा चल, इसको 150 डायरेक्ट नहीं लिखता मैं, x रेज टू 50 का क्यूब लिखता हूँ. हाँ, तो ये हो गया x रेज टू 150, और ये जीपी बना 1 माइनस एक्स की पावर 51 बाई 1 - x द होल क्यूब. अब ये सारे टर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज एक्स रेज टू 150 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेज टू 200 क्रॉस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 190. हाँ तो अब इसमें से कितना निकालोगे तुम लोग? 40 निकालोगे, 40. तो 40 निकालोगे मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 40 चाहिए, तो 3 - 1 C 3 - 1 plus 40. This is your final answer. So 42C2 is the answer. Clear है क्या? Now is it clear? Okay, 42C2
दर्श इज टेलिंग इट इज 861 होगा, पता नहीं मुझे भी। सर आपने एक्सपांड करके ग्रीन वाला स्टेप लिखा ना लिखा ना मतलब, हाँ मतलब ये 1 - x⁻51 का क्यूब को मैंने लिखा वहाँ पे, और टर्म्स निकाल दिए जो नहीं चाहिए थे। हो गया सबका? जैनम 51 क्यूब इज 153, और उसमें 150 ऐड करता तो 303 आ जाता। सो दैट्स व्हाई वी डिस्कार्डेड दैट। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अब तुम लोग क्या करना ना, ये जैसे मैंने गेटिंग अ टोटल ऑफ 190 इस कंडीशन पे रखा था ना, तो तुम लोग घर पे 230 के लिए ट्राई करना इसको। ओके, अगर मैं 230 लिख देता तो आंसर क्या आता? एक ही चेंज आएगा उस आंसर में, सो दैट यू कैन डू इट एट होम। मतलब थोड़ा अलग आएगा आंसर, ऑब्वियसली यू वोंट गेट द सेम आंसर। ओके, और पे रिवाइज कर लेना ये टॉपिक, नॉट क्यूब वाला। 3x⁻51, 3x⁻51। हाँ बिकॉज ये 201 आता ना अगर इसको लेता तो मैं, तो 200